जय हिंद सोल्जर्स। क्या हुआ, इतनी जल्दी हार गए क्या? हार नहीं मानना है, क्योंकि इंडिया के सोल्जर्स कभी हारते नहीं हैं। उसी चीज को देखते हुए मैंने आप लोगों के लिए इंग्लिश के मॉक टेस्ट की सीरीज स्टार्ट की है, जिसमें 2 मॉक टेस्ट अपन कर चुके हैं। उम्मीद है आप सभी लोगों ने देख लिया होगा। आज मॉक टेस्ट नंबर 3 की बात करेंगे। पूरा वीडियो शुरू से अंत तक देखें, सिंगल मिनट आपको स्किप नहीं करना है, और बाद में कितना 20 में से आपका स्कोर रहा उसको कमेंट करे बिना इस वीडियो को नहीं छोड़ना है सर। चलिए ध्यान से चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि इसके आगे की जितने भी मॉक टेस्ट है उनको आप मिस ना कर पाए। पहले क्वेश्चन की बात करते हैं आज के। चलिए, ये मॉक टेस्ट नंबर 3 है, जिसमें 20 क्वेश्चन 20 मिनट का अपन टाइम लेके चलेंगे। ये रहा सर आज का पहला क्वेश्चन, जो कि है आरसी का। मैंने आपको कई बार पहले भी बता दिया है कि आरसी की जब भी बात करेंगे, सबसे पहले एग्जाम में क्वेश्चन पढ़िएगा, क्वेश्चन के बाद फिर आरसी के ऊपर जाइएगा, ताकि ये पता चले कि अपन किन क्वेश्चंस के आंसर के लिए आरसी को पढ़ रहे हैं। चलिए तो पढ़ते हैं। डिसिप्लिन क्या है सर? एक बेड रॉक है, एक बुनियादी ढांचा है, एक बुनियादी चीज है एनी मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन की। इट इज नॉट मेयरली अबाउट फॉलोइंग ऑर्डर्स। ये सिर्फ ना सिर्फ ऑर्डर्स को फॉलोइंग करना डिसिप्लिन होता है, जबकि ये क्या करता है सर? ये डेवलप करता है आपके सेंस को, किसके? ड्यूटी के, और फिर किसके? सेल्फ कंट्रोल के। आईएएफ जो होता है सर, उसमें सोल्जर्स का जो डिसिप्लिन होता है वो टेस्ट किया जाता है ड्यूरिंग के दौरान। किसके दौरान? जब हाई जो प्रेशर मिशंस होते हैं उनके दौरान, जहां पर एक छोटे से क्षण में, एक जरा से समय में, क्षणिक समय में आपको क्या करना होता है सर? डिसीजंस लेने होते हैं, है ना? डिसीजन लेने की रिक्वायरमेंट होती है, जिसके बिना, विदाउट इट, जो कोऑर्डिनेशन होता है, जो सामंजस्य होता है किस किस के बीच में? पायलट के बीच में और ग्राउंड स्टाफ के बीच में, वो क्या हो सकता है सर? एंड जो टेक्निकल टीम है उसके बीच में क्या हो सकता है? वो कोलैप्स हो सकता है ना? आपको जब बहुत बढ़िया मिशन पर भेजेगी सरकार, तो बहुत बढ़िया मिशन पर जब सेना के आप जाते हैं, तो आपको विद इन सेकंड क्या लेने का बोला जाता है सर? विद इन सेकंड आपको डिसीजन लेने का बोला जाता है। डिसीजन मेकिंग जो है आपका बहुत अच्छे लेवल का होना चाहिए, क्योंकि अगर ऐसा नहीं हुआ तो आपका जो कोऑर्डिनेशन है, वो जो पायलट का कोऑर्डिनेशन है, वो ग्राउंड स्टाफ और टेक्निकल जो टीम्स रहती है उसके साथ कोलैप्स हो सकता है। और अगर ऐसा हुआ सर, तो ये लीड कर सकता है मिशन फेलियर की तरफ। इसीलिए जो डिसिप्लिन है वो क्या है? एक साइलेंट फोर्स की तरह काम करता है, जो कि इंश्योर करता है सर किसको? विक्ट्री को। इसीलिए जो सेनाएं हैं, चाहे नेवी हो, एयरफोर्स हो, आर्मी हो, सभी, भारत की अगर सेना की बात करो तो भारत की सेनाओं को खास बनाता है भारत की सेनाओं का डिसिप्लिन। जो डिसिप्लिन अपनी सेना का है, वो विश्व में किसी भी सेना का डिसिप्लिन नहीं है। भारत की सेना विश्व की सबसे अच्छी सेना है, ये अपन सभी लोगों को पता है। चलिए, उसी की आप तैयारी कर रहे हैं, तो हारना नहीं है, चलते रहना है। चलिए, पहला क्वेश्चन, व्हाट इज डिस्क्राइब्ड एज द बेड रॉक ऑफ अ मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन? मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन का जो बेड रॉक है वो किसे कहा गया? वीपनरी को? नहीं सर। डिसिप्लिन को? बिल्कुल सर। टेक्नोलॉजी को भी नहीं, स्ट्रेटेजी को भी नहीं। सबसे मेन होता है डिसिप्लिन। डिसिप्लिन सबसे मेन चीज है, वही बेड रॉक है, वही बुनियादी ढांचा है। चलिए, क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ बढ़ेंगे। ये रहा आज का सेकंड क्वेश्चन। इन द आईएएफ when is a soldier's discipline most tested? सोल्जर का जो डिसिप्लिन है वो कब टेस्ट किया जाता है? तो आप सभी को मैंने बता ही दिया था, हॉलीडेज के दौरान? जी नहीं सर। हाई प्रेशर जो मिशंस होते हैं उसके दौरान? बिल्कुल सर। ना ही परेड के दौरान, ना ही कैंटीन में। कैंटीन, परेड और हॉलीडेज में टेस्ट नहीं होता, हाई प्रेशर मिशंस में टेस्ट होता है। किसका? सोल्जर का डिसिप्लिन। चलिए, जहां पर पल भर में आपको क्या लेने हैं? डिसीजन लेने हैं। अगला क्वेश्चन, व्हाट वुड हैपन इफ देयर इज नो कोऑर्डिनेशन? अगर कोऑर्डिनेशन नहीं हुआ, सामंजस्य नहीं हुआ, तो बताइए सर क्या होगा उस कंडीशन में? उस कंडीशन में मिशन सक्सेसफुल होगा क्या? नहीं सर। मिशन फेलियर, बिल्कुल 100% मिशन फेलियर ही होगा, मिशन फेल ही होगा। वहां पर कभी पॉसिबिलिटी नहीं है कि आपको अच्छा रिजल्ट मिले। चलिए, अगले की बात करते हैं। मानेक शाह इसी के कारण जाने जाते हैं सर। डिसिप्लिन सेना में जो देने का काम किया मानेक शाह, और बाकी सब भी बहुत अच्छा काम करते हैं, लेकिन मेन जो नाम अपने को देखने को मिलता है, मानेक शाह का नाम आता है। ठीक है, बहुत ही खास व्यक्ति। विच वर्ड इन द पैसेज मीन्स यूनिटी और कोलेब्रेशन? यूनिटी और कोलेब्रेशन वर्ड को आपको पैसेज में बताना है कि पैसेज में ऐसा कौन सा वर्ड है जो ये मीनिंग दे रहा है। तो बेडरॉक? जी नहीं है, तो बुनियादी होता है सर। ये यूनिटी का मीनिंग नहीं देता। कोऑर्डिनेशन? बिल्कुल बिल्कुल। कोऑर्डिनेशन मतलब होता है सामंजस्य, है ना? तो सामंजस्य मतलब यूनिटी तो होता है, सामंजस्य मतलब कोलेब्रेशन तो होता है सर। कोलेब करना है पायलट को, ग्राउंड जो स्टाफ है उसके साथ में, और जो टीम होती है उसके साथ में, तभी तो मामला चलेगा। तो कोऑर्डिनेशन मतलब यूनिटी और चीज है, जो आपको समझ में आ गई होगी। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े। अब जो क्वेश्चन है वो ग्रामर के हैं।
ध्यान से पहले सेंटेंस को पढ़े और नीचे फिर जो 4 ऑप्शंस दिए गए हैं उनमें से आप आंसर करते चलिएगा। बहुत बढ़िया लेवल का क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया लेवल से आपको आंसर देना है। तो क्या है सेंटेंस? नाइदर द टीचर नॉर द स्टूडेंट्स फिल इन द ब्लैंक्स प्रेजेंट। जब कभी भी सर इस तरह का एग्जामिनर क्वेश्चन पूछे जिसमें वो कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन की बात करे, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन मैं आपको सिखा देता हूं, बहुत ही ध्यान से मेरे साथ सीखते चलिएगा, ठीक है? 1 मिनट लगेगी सर इसको सीखने में। कोऑर्डिनेटिंग कोऑर्डिनेटिंग की बात आई, को रिलेटिव कंजंक्शन से रूल है ये। को रिलेटिव जो कंजंक्शन होता है इससे रिलेटेड आपको 2 बातें याद रखना है। रिलेटिव दिखा, रिलेटिव मतलब रिलेशन, और रिलेशन कितनों के बीच में होता है सर? 2 के बीच में मिनिमम। तो सबसे पहली बात तो ये पेयर में चलते हैं, जोड़े में चलते हैं, और कनेक्ट करते हैं सर किसको? कनेक्ट करते हैं सेम पार्ट्स ऑफ स्पीच को। सोल्जर्स बातों को बहुत ध्यान से समझना, है ना? बातों को बिल्कुल ध्यान से समझेंगे आप सभी के सभी लोग। सेम पार्ट्स ऑफ स्पीच को कनेक्ट करते हैं, है ना? मैंने क्या बोला आपसे? मैंने अभी तक आपको 2 बातें बताई कि सर जो को रिलेटिव कंजंक्शंस होते हैं, सबसे पहली बात ये पेयर जोड़े में चलते हैं और कनेक्ट करते हैं सेम पार्ट्स ऑफ स्पीच। सेम पार्ट्स ऑफ स्पीच मतलब अगर इसके बाद में नाउन है तो इसके बाद में भी नाउन, इसके बाद वर्ब है तो इसके बाद में भी वर्ब, इसके बाद में प्रोनाउन है तो इसके बाद में प्रोनाउन, ऐसे सेम पार्ट्स ऑफ स्पीच को कनेक्ट करेंगे। अब अपने को देखना है कि ये जो सब्जेक्ट है सिंगुलर है या प्लूरल। अब देखो सर, इसका क्रॉस चेक करने के लिए आप सभी को सिर्फ एक छोटी सी ट्रिक जो मैं आपको बताऊंगा उसको फॉलो करना है। नाइदर के बाद एक वर्ड होगा, नोर के बाद एक वर्ड होगा, जो बाद वाला वर्ड होगा ना इसको देखना है। अगर ये सिंगुलर हो तो वर्ब भी कैसी लगाना? सिंगुलर। अगर ये प्लूरल हो तो वर्ब भी कैसी लगाना? प्लूरल। सोल्जर्स बस इतना आपको ध्यान में रखना है कि जब कभी भी नाइदर नोर, आइदर और, नॉट ओनली, बट ऑल्सो और इस तरह के तमाम जितने भी क्या होते हैं को रिलेटिव कंजंक्शंस होते हैं, इसमें जो बाद वाला पेयर है ना उसके बाद जो वर्ड लिखा उसको ध्यान से देखना है। अगर वो वर्ड सिंगुलर हुआ तो वर्ब भी सिंगुलर, अगर वो वर्ड प्लूरल हुआ तो वर्ब भी प्लूरल। चलो देखो, नाइदर के बाद क्या लिखा? द टीचर। नोर के बाद क्या लिखा? द स्टूडेंट्स। द स्टूडेंट्स कैसा सब्जेक्ट है सर? प्लूरल, और प्लूरल है तो वर्ब भी कैसी आएगी? प्लूरल, और प्लूरल वर्ब आप सभी को दिख रहा है वर है, तो बी फॉर बाहुबली सेंटेंस का बिल्कुल ठीक आंसर होगा। एक और तरीका बताऊं, एक और तरीका देखो, क्या टीचर के पहले भी द आर्टिकल लिखा? क्या स्टूडेंट्स के पहले भी द आर्टिकल लिखा? तो जब 2 अलग अलग वर्ड के साथ में द आर्टिकल आए तो टीचर एक अलग बंदा है, स्टूडेंट्स एक अलग बंदा है। कितने बंदों की बात कर रहा है? 2। तो 2 हैं तो प्लूरल होगा, सब्जेक्ट भी और वर्ब भी कैसी लगाएंगे? प्लूरल लगाएंगे। तो 2 कॉन्सेप्ट है, दोनों तरीके से आप जा सकते हैं, ठीक है? चलिए, ये रहा सोल्जर्स आज का अगला क्वेश्चन। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। ही इज फिल इन द ब्लैंक्स ऑनरेबल। आप सभी को पता है इसमें एच साइलेंट है, इसको अपन पढ़ते हैं ऑनरेबल। और ऑनरेबल में जो पहला वाला वर्ड है ये आपको कैसा साउंड देता हुआ दिख रहा है सर? वोवेल साउंड देता हुआ दिख रहा है। और वोवेल साउंड अगर इसका है तो वोवेल साउंड होने पर आप सभी को पता है अपन ए एन द में से किस कौन से आर्टिकल का यूज करते हैं? एन आर्टिकल का यूज करते हैं। तो इसका बिल्कुल ठीक आंसर होगा बी नंबर का, जो कि लिखा हुआ है एन। आ गया समझ में? बहुत ही बढ़िया। ये आप सभी को पता होना चाहिए, ओल्ड फ्रेंच वर्ड है सर ये। कौन सा? ओल्ड फ्रेंच लैंग्वेज वर्ड है ये, है ना? ओल्ड फ्रेंच लैंग्वेज वर्ड है जिसमें कभी भी फ्रेंच भाषा में जो अगर एच से वर्ड स्टार्ट हो रहा है तो उसको प्रोनाउंस नहीं करते। इसी कारण से ऑनरेबल हो गया, ऑनर हो गया, अवर हो गया, इन सभी में एच साइलेंट है जो इंग्लिश में आए हैं, ठीक है? अगला लिखो, आई फिल इन द ब्लैंक्स द लेटर बिफोर ही अराइव्ड। ये इस तरह के सेंटेंस जब भी आपके सामने दिखे जिसमें आपको किससे रिलेटेड काम करना हो सर? वर्ब से रिलेटेड काम करना हो, मतलब टेंस से रिलेटेड काम करना हो, तो टेंस से रिलेटेड आने वाले इन सभी सेंटेंसेस में कोई ना कोई एक कीवर्ड होता है सोल्जर्स। आपको वो जो कीवर्ड होता है बस उसके ऊपर फोकस करना है। अगर आपने उस कीवर्ड के ऊपर फोकस कर लिया, पिन पॉइंट एक्यूरेसी के साथ आप आंसर देंगे। कैसे सर? देखिएगा, इस सेंटेंस में जो कीवर्ड है ना वो है बिफोर। अब बिफोर कैसे कीवर्ड है? इधर देखो, बिफोर का मतलब होता है पहले। बिफोर का मतलब क्या होता है? पहले। तो इसके पहले वो एक्शन आएगा जो कि पहले हुआ है, और इसके बाद में वो एक्शन आएगा जो कि बाद में हुआ है ना? अगर सर एक्शन नंबर फर्स्ट की मैं बात करूं, देखो दोनों पास्ट में हुए, ये भी पास्ट में हुआ, इधर भी सब पास्ट में लिखे हैं, ये देखो रोट और रिटर्न। तो अगर 2 एक्शन पास्ट में हुए ना तो उसमें जो एक्शन नंबर फर्स्ट होता है वो हमेशा बनता है सोल्जर्स पास्ट के परफेक्ट टेंस में, और जो बाद वाला है वो बनता है हमेशा पास्ट के सिंपल टेंस में। पास्ट के सिंपल टेंस में बनता है, मतलब जो एक्शन पहले होगा पास्ट सिंपल टेंस में बनेगा, जो एक्शन हमेशा पहले होगा वो पहले वाला एक्शन पास्ट परफेक्ट में, और जो बाद वाला एक्शन है वो पास्ट सिंपल टेंस में बनेगा। कैसे याद रखना है? इधर देखिएगा, बिफोर का मतलब पहले,
तो पहले वो एक्शन आएगा जो कि पहले हुआ है। पहले कौन सा एक्शन आता है? पास्ट परफेक्ट का। तो बाद में क्या आएगा? पास्ट सिंपल। आप सभी को पता है पास्ट परफेक्ट में हेड के साथ में मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है सर, और पास्ट सिंपल में मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म लगती है सर। क्रोशे कर लीजिए जल्दी से। यहां देखो बिफोर के साथ मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म, तो पहले क्या आएगा? हेड प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो बी फॉर बाहुबली इस सेंटेंस का बिल्कुल सही आंसर होगा। पिन पॉइंट एक्यूरेसी के साथ में आपको कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा जैसा मैंने आपको बताया। चलिए सोल्जर्स, अगली बात करते हैं। ये रहा आज का अगला बहुत बढ़िया लेवल का क्वेश्चन आप लोगों के सामने। विद इन सेकंड आंसर करेंगे, मात्र 5 सेकंड में आपको सेंटेंस का आंसर करना है। सी इज मैरिड, फिल इन द ब्लैंक्स अ डॉक्टर। जब कभी भी किसी भी सेंटेंस में आपको क्या दिखे? मैरिड वर्ब दिखे, तो आपको मेरी एक बात को हमेशा ध्यान रखना है, और वो बात ये है कि अगर मैरिड का जो यूज है, इसकी फर्स्ट फॉर्म लिख देता हूं मैं मेरी। अगर किसी भी सेंटेंस में मेरी वर्ब आए और वहां पर हमेशा अगर वॉइस एक्टिव है, तो एक्टिव वॉइस में उस मेरी के साथ में आपको साथियों कभी कोई प्रेपोजिशन नहीं लगाना है। लेकिन अगर वहां पर वो जो मेरी है वो पैसिव वॉइस में यूज हो, तो हमेशा वहां पर आपको प्रेपोजिशन लगाना है, और उसके साथ में फिक्स्ड प्रेपोजिशन हमेशा लगता है, और वो लगता है सर टू। एक बार वो सीखेंगे। मेरी अगर एक्टिव वॉइस में आई है तो नो प्रेपोजिशन, और अगर पैसिव वॉइस में आती है तो टू प्रेपोजिशन। इसके पीछे का रीजन है कि ये एक ट्रांजिटिव वर्ब होती है सर। ट्रांजिटिव वर्ब है तो अपने बाद प्रेपोजिशन को नहीं लेगी, अपने बाद ऑब्जेक्ट को लेगी। लेकिन जैसे पैसिव वॉइस में बन जाता है तो वो ट्रांजिटिव वर्ब नहीं होती, इसलिए उसके साथ में आप टू लगा सकते हो। तो सेंटेंस का बिल्कुल ठीक आंसर होगा टू। उम्मीद है आपने सही आंसर इस सेंटेंस का किया होगा। जय हिंद सभी को। ठीक है, अगली बात कर लो, अगला देख लो। अगला क्या है? अगला है सर ग्रामर। ग्रामर तो नहीं है, वोकेब का क्वेश्चन है। वोकेब का क्वेश्चन है। पहला आपके सामने लिखा है, आपको ये जो वर्ड लिखा है, क्या लिखा है? क्रूशियल, है ना? कर्टेल लिखा है, क्रूशियल नहीं। इस कर्टेल का आपको क्या बताना है? सेनोनिम बताना है मेरे हिसाब से। ठीक है सर, है ना? बताइए, इसका सेनोनिम बताना है। इसका कर्टेल का सेनोनिम बताइए आप। हाँ, सेनोनिम बताना है कर्टेल का। कर्टेल का क्या बताना है? सेनोनिम। इस कर्टेल का आपको सिनोनिम बताना है। सिनोनिम्स बताना है। बताइए जल्दी से, कर्टेल का सिनोनिम्स क्या होगा? देखो सर, इसको मैं कैसे याद रखता हूं, इधर देखो। कर्टेल दिखा, किसी की टेल को कर दिया गया, काट दिया गया। अगर किसी की टेल को आपने काट दिया, पूंछ को काट दिया, तो क्या वो शॉर्ट हो जाएगी सर? बस इसका जो सही आंसर होगा वो होगा शॉर्टन। तो कर्टेल का मतलब ही होता है किसी चीज को छोटा कर देना, है ना? शॉर्टन कर देना। तो इसका सिनोनिम सही क्या होगा? शॉर्टन होगा। ठीक है, चलिए आज का अगला क्वेश्चन ये रहा आप लोगों के सामने। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत ही कम समय में आंसर कीजिएगा। क्या है? एंटोनिम बताना है सर कंपैशन का। कंपैशन का एंटोनिम बताइएगा जल्दी से, है ना? इसका मीनिंग क्या होता है? इसका मीनिंग होता है सर दयालु। इसका मीनिंग क्या होता है? दयालु, काइंड हार्टेड पर्सन। तो क्या काइंड, जो काइंडनेस है वो इसका सेनोनिम है। पिटी दया सेनोनिम है, मर्सी दया सेनोनिम है सर। कहीं ना कहीं दयालु है। क्रुएल्टी मतलब निर्दयी होता है, ये इसका एंटोनिम है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा बी वाला, आपके सामने लिखा है। ठीक है, चलिए तो इसका जो एंटोनिम होगा वो होगा सर क्रुएल्टी, निर्दयता। अगले सेंटेंस की बात कर लो। 11वें नंबर का जो क्वेश्चन है वो है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का। एक ऐसा पर्सन जो कि क्या करता है सर? डार्क साइड को देखता है हर एक दिन के। कुल मिलाकर नास्तिक बोल सकते हो। क्या बोल सकते हो? नास्तिक तो नहीं सर, नास्तिक तो अतिष्ट हो जाता है। हाँ, जो ऐसे व्यक्ति जो हमेशा डार्क साइड को देखे किसी की भी, है ना? ऑप्टिमिस्टिक तो मतलब आशावादी होता है, पेसिमिस्ट मतलब निराशावादी होता है। ऐसे व्यक्ति को निराशावादी बोलते हैं, है ना? तो पेसिमिस्ट इस वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का सबसे सही आंसर होगा, आशावादी, निराशावादी। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ पढ़ेंगे। करेक्ट स्पेलिंग बताना है आपको कमिटी की। जब मैंने 2016 में एयरफोर्स का एग्जाम दिया था, उस समय ये मेरे पेपर में आया था। उम्मीद है आपको ये स्पेलिंग बिल्कुल व्यवस्थित तरीके से याद होगी, क्योंकि कई बार उसके बाद एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो पहले ही फुर्सत में इसका सही आंसर आप लोग करेंगे। कमिटी कौन सा सही है? मात्र 5 सेकंड का समय आप लोगों के पास। अभी तक आंसर भी आ गया होगा कि सर कमिटी में डबल एम आता है, डबल टी आता है और डबल ई आता है। तो कमिटी जब भी क्वेश्चन पेपर में आए, विद इन सेकंड आपको आंसर करना है डबल एम, डबल टी, डबल ई। ठीक है, याद रखिएगा मेरी बात को। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये रहा आज का अगला क्वेश्चन। वोकेब के क्वेश्चन यहाँ पर नहीं है, वोकेब पहले आ गई है। यहाँ पर ये ग्रामेटिकल क्वेश्चन है ना? ग्रामर के क्वेश्चन है सर, आंसर कीजिएगा जल्दी से। ग्रामर का पहला क्वेश्चन,
आपको क्या करना है, हाँ वोकेब के आंसर भी है और कुछ क्वेश्चन ग्रामर के भी, दोनों को मिक्स करके दिया है। तो देखिएगा, स्ट्रॉन्ग जो है ना उसका एडजेक्टिव पोर्शन आपको बताना है। स्ट्रॉन्ग का स्ट्रॉन्गली होगा क्या, नहीं सर, स्ट्रॉन्गली तो एडवर्ब है, एल वाई लगा है मतलब ये एडवर्ब है ना सर। नेस लगा है पीछे, एन फॉर नेस, एन फॉर नाउन, नेस लगा है तो ये होगा। स्ट्रॉन्ग टन ये तो सर वर्ब है ना, सेकेंड फॉर्म थर्ड फॉर्म। स्ट्रेंथ जो है ना ये नाउन है, स्ट्रेंथ क्या है, नाउन। तो स्ट्रॉन्ग का जो सही एडजेक्टिव जो एडजेक्टिव से नाउन फॉर्म होगा वो होगा सर स्ट्रेंथ। मैंने सब के सब पोर्शन उसके बता दिए आपको, याद रखिएगा इस क्वेश्चन को। चलिए 14वां क्वेश्चन क्या बोल रहा है, आई डोंट हैव फिल इन द ब्लैंक्स मनी टू बाय दिस कार। मेरे पास पैसा नहीं है इस कार को खरीदने का। आपको बताना है मैनी लगेगा, मच लगेगा, फ्यू लगेगा, एनी लगेगा। ये चारों के चारों साथियों, ये चारों के चारों डिटरमिनर्स होते हैं इंग्लिश में। क्या होते हैं, डिटरमिनर्स होते हैं जो किसी भी सेंटेंस में आने वाले नाउन को क्या करते हैं, मॉडिफाई करते हैं और उसकी क्वांटिटी और क्वालिटी को बताते हैं। चलिए बता दीजिए, मनी दिखा आप सभी को, बहुत ही खास नाउन है सर। मनी जो है ना आपको याद होना चाहिए, जो मनी होती है वो एक अनकाउंटेबल नाउन है। मनी क्या है, एक अनकाउंटेबल नाउन, और अनकाउंटेबल नाउन है क्योंकि इसको गिना नहीं जा सकता। अगर इसकी क्वांटिटी नहीं है तो इसको गिन नहीं सकते, अगर क्वांटिटी दे रखी है तो काउंटेबल है। अभी मनी क्या है, अनकाउंटेबल नाउन, और अनकाउंटेबल नाउन के साथ में ये तो कुछ लगेंगे नहीं, आपको सीधा लगाना पड़ेगा किसको, मच को। तो इस सेंटेंस का सही आंसर क्या होगा, मच। आई डोंट हैव मच मनी टू बाय दिस कार, मेरे पास पैसा नहीं है इस कार को खरीदने का। यहां पर अधिकतर स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन को गलत करके आता है एग्जाम में। जब भी इस तरह का सेंटेंस आए जिसमें मनी वर्ड आपके सामने दिया जाए तो मनी वर्ड को हमेशा अनकाउंटेबल मानना है, क्योंकि इसकी क्वांटिटी नहीं दे रखी है। क्वांटिटी नहीं दी हो तो मच लगाकर मनी को अनकाउंटेबल बना देंगे, और मेनी लगाकर मनी कब काउंटेबल होगी, जब उसकी क्वांटिटी दे रखी हो। मान लो मैंने 10 रुपए 20 रुपए बोल दिया तो क्वांटिटी दे रखी तो काउंटेबल है, लेकिन अगर मैंने उसकी क्वांटिटी दे ही नहीं तो उसको अनकाउंटेबल मानकर फिर क्या लगाना है, मच लगाना है। इस तरह के सेंटेंस बहुत बढ़िया लेवल से एग्जाम में पूछे जाते हैं। अगला एडियम का मीनिंग बताना है, टू टर्न अ डीफ ईयर। क्या कर देना, डीफ ईयर में टर्न कर देना, मतलब आप सभी को पता है गूंगा बहरा हो जाना बहुत ही व्यवस्थित तरीके से। तो टू बी डीफ कर देना नहीं सर, है ना। किसी को क्या कर देना, इग्नोर कर देना, है ना। कभी कभी बोलते हैं ना, मैं बोलता रहा लेकिन उसने मेरी एक भी बात को नहीं सुना, सबकी सब बात को इग्नोर कर दिया। तो वहां पर आप इस इडियम का यूज कर सकते हैं, टू टर्न अ डीफ ईयर, मतलब उसने क्या कर दिया सर, पूरी ही चीजों को मेरी इग्नोर कर दिया, किसी बात पर कोई ध्यान नहीं दिया। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये रहा आज का 16 नंबर का क्वेश्चन, दे आर बिल्डिंग अ हाउस। आपको इसका एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बताना है, ठीक है। धीरे धीरे लेवल अप करेंगे अपन, धीरे धीरे आपको बहुत बढ़िया लेवल के एक्टिव पैसिव और नरेशन भी दूंगा मैं। अभी तीसरा मॉक टेस्ट है, जैसे जैसे अपन आगे बढ़ते चलेंगे, जैसे जैसे लेवल बढ़ाते चलेंगे, ठीक है। उस हर एक स्टूडेंट को मुझे साथ में लेकर चलना है जो कि एयरफोर्स की तैयारी कर रहा है और बहुत बेसिक उसकी इंग्लिश है, उसको भी पास कराना है इस बार। वर्दी का सपना सभी का पूरा हो, इसी कारण से बेसिक टू एडवांस जितनी भी बातें हैं सब अपन करते चलेंगे। सिर्फ आपका साथ चाहिए, इसके अलावा कुछ नहीं। साथ हर एक स्टूडेंट का चाहिए, तो वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और व्यवस्थित इसका आंसर दें। क्या आंसर होगा, आर बिल्डिंग दिखा आप सभी को, इजेम आर के साथ जब आईएनजी लगता है, बहुत ध्यान से समझना, इजेम आर के साथ जब मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगती है सर, तो एक्टिव वॉइस होता है प्रेजेंट कंटिन्यूअस का। उसका पैसिव वॉइस बनाने के लिए साथियों कुछ नहीं करना, इन दोनों के बीच में बीइंग लगा दो, है ना। पहले क्या लिख दो सर, इज एम आर पहले लिख देंगे और इज एम आर के साथ लगाकर बीइंग, और मेन वर्ब की क्या दे देंगे, पैसिव वॉइस थर्ड फॉर्म। बस वो ऑप्शन देख लिए जिसमें इज एम आर के साथ बीइंग और थर्ड फॉर्म लगा है। पहले में है क्या, नहीं। दूसरे में है क्या, बिल्कुल सर। तो इसका बी वाला बिल्कुल ठीक आंसर होगा, प्रेजेंट कंटिन्यूअस। प्रेजेंट कंटिन्यूअस में क्या लग जाता है, बीइंग लग जाता है, पैसिव वॉइस जब उसका बनाया जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। ये रहा आज का अगला क्वेश्चन, जो कि है सर नरेशन का। नरेशन बोल रहा है, ही सेड कोमा इन्वर्टेड कोमा आई विल गो देयर। आपको दिखा इधर पास्ट टेंस, अगर पास्ट टेंस है तो इधर का टेंस चेंज होगा, और टेंस को अगर आप चेंज कर रहे हैं तो देखिए सर उसमें क्या लिखा है, उसमें लिखा है विल। विल अगर आया है ना सर, तो विल का क्या हो जाएगा, विल का वुड हो जाएगा। विल का क्या हो जाएगा, वुड हो जाएगा डायरेक्ट से डायरेक्ट नरेशन में। तो विद इन सेकेंड ऐसे क्वेश्चन के आंसर आते हैं, कुछ करने जैसा नहीं होता है, वुड एक ही में होगा, बस वही अपना ठीक आंसर होगा, वही अपना सही आंसर होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। बहुत बढ़िया लेवल का क्वेश्चन है सर, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। अधिकतर स्टूडेंट इस क्वेश्चन का आंसर गलत करेंगे। आप सिर्फ 5 सेकंड में सेंटेंस का आंसर बताइए कि सही पैराजंबल क्या होगा। एग्जाम में ऐसे पैराजंबल जब भी आते हैं, बहुत सारे जो स्टूडेंट होते हैं वो कंपटीशन से बाहर हो जाते हैं। आप कंपटीशन में रहिए और मेरे साथ विद इन सेकंड इस क्वेश्चन का आंसर कीजिए। जल्दी से बताना है, इज नॉलेज
पावर डेफिनेटली। तो सबसे पहले क्या आएगा, सबसे पहले आपको पता है क्या आना चाहिए, नॉलेज आना चाहिए कि पावर। सबसे पहले क्या आएगा इसमें, सबसे पहले आएगा सर नॉलेज मतलब क्यू वाला, नॉलेज के बाद आएगा सर वर्ब पी वाला, फिर उसके बाद में आएगा डेफिनेटली एस वाला, और फिर उसके बाद में आएगा आर वाला। तो इसका जो पेयर बनेगा वो क्या बनेगा, QPSR, मतलब नॉलेज इज डेफिनेटली पावर। एडवर्ब से रिलेटेड गलती होगी, आपको गलती नहीं करना है, बहुत ही व्यवस्थित तरीके से ऐसे PQRS का आपको आंसर करना है एग्जाम में जब भी ऐसे क्वेश्चन बनते हैं। चलिए आज के अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जो कि है ही इज सो वीक दैट ही कैन नॉट वॉक। कल भी मैंने इस तरह के क्वेश्चन आपको करवाए थे। जब भी सेंटेंस में सो और सो के साथ कौन आता है, दैट, तो इसको हटाकर आप सो दैट के प्लेस पर किसका यूज कर सकते हैं सर, टू का यूज कर सकते हैं। कैसे करेंगे, आप सभी को पता है, सो के प्लेस पर आपको लगा देना है TOO, और उसके बाद में जो डेट लिखा है, डेट के बाद में जो एग्जामिनर ने सब्जेक्ट लगाया है, उसके साथ में जो प्रेजेंट और पास्ट फॉर्म के रूप में उसने कुड का कैन कुड का यूज करा है, नोट का यूज करा है, उसको हटाकर आपको टू लगा देना है। और इस तरीके से आप देखेंगे कि आपने सो डेट के प्लेस पर किसका यूज कर दिया है, टू का। तो इस सो को हटाओ, इसके प्लेस पर टू लगाओ, डेट सब्जेक्ट कैन कुड नोट को हटाओ, टू लगाओ, तो क्या बनेगा, ही इज टू वीक टू वॉक। मतलब पहले वाला बिल्कुल ठीक आंसर है सर, वो बहुत ज्यादा वीक है इसलिए चल नहीं सकता। आज का लास्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, जो है प्लूरल ऑफ रेडियस। रेडियस का आपको प्लूरल बताना है, जो कि मैंने यहाँ पर ऑप्शन में दे भी रखा था। इसका सही जो आंसर होगा वो होगा रेडियस, पर होगा क्यों, कमेंट बॉक्स में आप आंसर जरूर करें कि रेडियस का सही आंसर रेडी क्यों होगा। आपको कमेंट बॉक्स में जरूर बताना है कि इसका ऐसा प्लूरल क्यों बना। उम्मीद है पूरे के पूरे 20 क्वेश्चन आपने सॉल्व किए होंगे और बहुत बढ़िया लेवल आपका रहा होगा। कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर करें कि 20 में से कितने क्वेश्चन आपके सही हुए, और इसी तरह के मॉक टेस्ट मिस ना हो इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। पूरी मॉक टेस्ट की सीरीज जो है उसको आप जरूर देखें और उस हर एक स्टूडेंट की तक शेयर कर दीजिएगा जो कि कॉम्पिटेटिव की तैयारी कर रहा है, खास करके एयरफोर्स नेवी इनकी तैयारी कर रहा है। जुड़े रहे हमारे साथ। जय हिंद सभी को।